हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। अब तक हमने dy बाई डी एक्स को एज ए रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x जाना। आज मैं dy बाई डी एक्स की ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाने जा रहा हूँ। इसको समझने से पहले बेसिक पॉइंट याद रखिएगा dy बाई डी एक्स के बारे में कि dy बाई डी एक्स जो है एक्चुअल में ए स्मॉल चेंज इन y और ए स्मॉल चेंज इन x, इन दोनों चेंज का रेशियो है when डेल्टा x टेंड्स टू 0, यानी कि जब x में लाया गया चेंज एज स्मॉल एज पॉसिबल हो, वेरी वेरी स्मॉल हो, उस परिस्थिति में जो कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन y आता है डेल्टा y, उसका और डेल्टा x का, इन दोनों का जो रेशियो है उस परिस्थिति में when डेल्टा x इज वेरी 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 स्मॉल, जिसको हम टेंड्स टू 0 कहते हैं, तो उस परिस्थिति में ये रेशियो जो है dy बाई डी एक्स कहलाता है। और बात की शुरुआत यहीं से हम करेंगे, इस पॉइंट की, यही पॉइंट आपको मेन ध्यान में रखना है और तब ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ पाएंगे। मान लो कि y x का एक फंक्शन है और उसका ग्राफ जो है y और x के बीच जब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो वो इस शेप का ग्राफ आ रहा है। सपोज करो ये ग्राफ है इसका, ठीक। हमने इधर x एक्सिस लिया, इधर y एक्सिस शो किया, और y और x के डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स के लिए जो है उन सभी कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करने पर जो पैटर्न बनता है, ये कर्व जो दिख रहा है ना, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ। अब सपोज करो कि इस कर्व पे दो पॉइंट हम कंसीडर करने जा रहे हैं। एक पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट x एंड y है, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, x y कोऑर्डिनेट है, यानी कि ये वैल्यू x हो गई और ये वैल्यू y हो गई। और एक दूसरा पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट जो हैं x प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा y है, ठीक है। तो सपोज करो कि ये जो P पॉइंट है, अगर हम इसको यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें x एक्सिस पर, तो वो इस x एक्सिस को m पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो OM की वैल्यू x हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, Q पॉइंट से अगर एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करें x एक्सिस पर, तो मान लो वो n पर कट करता है, तो हम कह सकते हैं कि ON की वैल्यू जो है x प्लस डेल्टा x हो जाएगी, ठीक है। साथ ही ये PM की वैल्यू y हो गई और QN की वैल्यू जो है y प्लस डेल्टा y हो गई, ये पूरी, ठीक है। यदि हम P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें QN लाइन पर, ठीक है, तो मान लो कि वो L पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक बात तो स्पष्ट हो गया, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस y प्लस डेल्टा y है और इतनी डिस्टेंस जो कि इसके इक्वल होगी ln के इक्वल y के इक्वल, तो ये जो वैल्यू है QL, इसको डेल्टा y होना पड़ेगा, ये डिस्टेंस जो है डेल्टा y हो जाएगी, और ये डिस्टेंस जो है P से L तक का, ये डेल्टा x के इक्वल होगा, ठीक है। अब आप P को Q से आप एक स्ट्रेट लाइन बढ़ाते हुए ज्वाइन कर दीजिए, P को Q से डायरेक्टली ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अब जरा इस ट्रायंगल को गौर से देखो, PQL ट्रायंगल को, इस PQL ट्रायंगल में अगर हम डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की बात करें, तो इसका मतलब हम QL अपॉन PL की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में सपोज करो कि ये P को Q से ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट लाइन है, ये इस PL लाइन के साथ जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। सपोज करो कि थीटा डैश एंगल बना रहा है, थीटा डैश एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में मेरा मतलब PQL राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो tan थीटा डैश की वैल्यू होगी, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के इक्वल होगी, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि फ्रॉम ट्रायंगल PQL tan थीटा डैश इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। क्लियर है? अच्छा,
उस परिस्थिति में जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यानी इसकी वैल्यू छोटी से छोटी हम करते जाएं, स्मॉलर एंड स्मॉलर करते जाएं, तो ऐसा कैसे संभव होगा? इसको संभव बनाने के लिए हमें क्यू पॉइंट को इस कर्व के एलोंग हमें पी के करीब से करीब लाना पड़ेगा। ठीक है, क्यू पॉइंट जैसे जैसे पी के करीब होती जाएगी, डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर फर्दर स्मॉलर होती जाएगी, और वैसी स्थिति में ये जो P को Q से ज्वाइन करने वाला ये जो स्ट्रेट लाइन है ये भी शिफ्ट होता जाएगा, ये यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा, और उस परिस्थिति में जब डेल्टा एक्स वेरी वेरी स्मॉल हो जाए, यानी कि ये जो Q पॉइंट है वो इस कर्व लाइन पे, इस y=fx ग्राफ पे, कर्व पे P के वेरी वेरी क्लोज हो जाए, तो वैसी परिस्थिति में P को Q से ज्वाइन करने वाला लाइन जो है ना, ये वाला स्ट्रेट लाइन, ये करीब करीब P पॉइंट पर क्या हो जाएगा? टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, P पॉइंट पर ऑलमोस्ट ये टेंजेंट हो जाएगा, और ये कब होगा? जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, मतलब डेल्टा एक्स अगर छोटा से छोटा होता जाए, छोटा से छोटा करते जाएं, तो ऐसी स्थिति में Q जो है P के काफ़ी करीब से करीब होने लगेगा, और P को Q से ज्वाइन करने वाला ये स्ट्रेट लाइन जो है P पॉइंट पर ऑलमोस्ट टेंजेंट होने लगेगा। इस कर्व के P पॉइंट पर ये PQ लाइन जो है करीब टेंजेंट हो जाएगा, और ये टेंजेंट मान लो कि थीटा एंगल बना रहा है इस PL लाइन के साथ, जो कि हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये जो टेंजेंट है P पॉइंट पर ड्रॉ किया गया, वो मान लो कि थीटा एंगल बनाता है, तो हम कह सकते हैं कि dy बाई डी एक्स एट P जो होगा, P पर जो dy बाई डी एक्स होगा वो tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। tan थीटा यानी कि ये जो टेंजेंट है इसके द्वारा बनाया गया जो एंगल है विद एक्स एक्सिस, उस थीटा के tan के इक्वल हो जाएगा dy बाई डी एक्स। क्यों? एक्चुअल में ये tan थीटा जो है वो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स ही हुआ है, लेकिन चूंकि डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल लेने पर ये डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स का रेशियो dy बाई डी एक्स कहलाता है, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो डेल्टा एक्स व्हेन इट टेंड्स टू जीरो, डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स इज कॉल्ड dy बाई डी एक्स, इसीलिए मैंने इसको हमने dy बाई डी एक्स नाम दे दिया। तो हम कह सकते हैं कि P पॉइंट पर, इस कर्व के P पॉइंट पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो है, इस पॉइंट पर कर्व पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा, उस टेंजेंट के द्वारा एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उस एंगल के टेंजेंट की वैल्यू के इक्वल होगा, या यूं कहो कि P पॉइंट पर ड्रॉ किया गया जो कर्व पे टेंजेंट है, उस टेंजेंट का जो स्लोप है, इस tan थीटा को हम क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं, स्लोप एट पॉइंट P। ठीक है, तो P पॉइंट पर, इस कर्व के P पॉइंट पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट का जो स्लोप होगा, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ उस टेंजेंट के द्वारा बनाया गया एंगल थीटा का जो tan होगा, जो कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट P कहलाएगा, वही उस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू के बराबर होगा। एंड दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स। तो हम इसको कैसे समराइज करें? जो रिजल्ट हमने ऑब्टेन किया स्टेटमेंट के फॉर्म में, हम कह सकते हैं द स्लोप ऑफ द टेंजेंट at any point P of a given curve equals dy by dx at that point P। ठीक है, तो ये रहा ज्योमेट्रिकल मीनिंग dy बाई डी एक्स का। मान लो कि Q पॉइंट पर हमें dy बाई डी एक्स निकालना, तो हम क्या करेंगे? Q पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और वो टेंजेंट देखेंगे कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, उस एंगल का हम क्या करेंगे? उस एंगल का tan लेंगे, यानी कि ये टेंजेंट का जो स्लोप होगा tan थीटा डबल डैश, ये Q पॉइंट पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू देगा। इस तरह से हम किसी गिवन कर्व के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर सिंपली टेंजेंट ड्रॉ करके उस टेंजेंट के द्वारा एक्स एक्सिस के साथ बनाए गए एंगल का टेंजेंट निकाल करके, यानी कि tan थीटा निकाल करके, यानी स्लोप निकाल करके, हम उस कर्व के उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स। ये कंसेप्ट आपके फिजिक्स के नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मोशन इन वन डायमेंशन से ही शुरू करें बात,
तो आप याद करो फिजिक्स में 9th क्लास में भी आपने जो चीज़ें पढ़ रखी हैं। मैं अब इसका फिजिकल इंपॉर्टेंस बताने जा रहा हूँ कि फिजिक्स में कहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी। आप सभी जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ जो होता है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के केस में वो इस प्रकार का कर्व आता है। ध्यान देना, मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार का कर्व अगर आता है ये ग्राफ, तो हम समझेंगे कि ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का केस है। अब जरा समझते हैं इस dy by dx की ज्योमेट्रिकल मीनिंग के समझने के बाद कि ऐसा क्यों होता है। मान लो कि इस कर्व पर हम 2 पॉइंट ले रहे हैं, एक P पॉइंट और Q पॉइंट। ठीक है, P पॉइंट पर पहले पहुंचेगा, P पॉइंट तक पहुंचने में कम समय लगेगा, Q पॉइंट पर पहुंचने में मान लो कि t2 सेकेंड का समय लगता है। तो अब तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम जानते हैं dy by dx का। तो इधर डिस्प्लेसमेंट दिखलाया है along y एक्सिस, along x एक्सिस टाइम दिखलाया है। तो दरअसल इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है किसी भी पॉइंट पर, कर्व के किसी पॉइंट पर, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कर्व का जो स्लोप है वो क्या देगा, वो हमें वेलोसिटी देता है। ये याद रखना हमें, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के कर्व पर किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ किया गया जो टेंजेंट है उसका स्लोप जो होगा वो क्या देगा, वो वेलोसिटी देगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो आप देखो P पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट θ1 एंगल बना रही है टाइम एक्सिस के साथ, ठीक है। अच्छा, अगर हम Q पॉइंट जहां पर बाद में पहुंचा जा रहा है t2 सेकेंड के बाद, वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट θ2 एंगल बना रहा है। तुम्हें साफ दिख रहा होगा कि θ2 जो है θ1 से बड़ा है। तो इस Q पॉइंट पर ड्रॉ किया गया जो टेंजेंट है उसका स्लोप जो कि tan θ2 के बराबर होगा, ठीक है, वो P पॉइंट पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट के स्लोप यानी tan θ1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो फ्रॉम द ग्राफ सोन ये क्लियर है कि tan θ2 जो है tan θ1 से बड़ा होगा। और यही जो स्लोप tan θ2 है, tan θ है, ये इसकी वैल्यू जो है ये वेलोसिटी बतला रही होती है। तो tan θ2 जो है Q पॉइंट पर वेलोसिटी बता रहा है। P पॉइंट की वेलोसिटी जो है tan θ1 से हमें पता चलेगा। अब चूंकि θ2 बड़ा है θ1 से तो tan θ2 भी बड़ा होगा tan θ1 से, यानी कि V2 इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो P पॉइंट की वेलोसिटी से ज़्यादा होगी। और हम कह सकते हैं कि V2 is greater than the velocity at the instant t1 as tan θ2 is greater than tan θ1, so VQ is greater than VP। अब चूंकि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक्सीलरेटेड मोशन का केस है, ठीक है। तो समझ गए होंगे इसका मतलब कि कैसे यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मीनिंग का इस्तेमाल किया गया है। अब इस पर वैसे हम क्वेश्चन बाद में करेंगे, लेकिन एक और स्थिति देखते हैं। मान लो कि हम यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की केस की बात नहीं कर रहे हैं, एक ऐसा मोशन ले रहे हैं जो कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल मूव करे, इसमें जो यूनिफॉर्म मोशन का केस है। तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा, तो देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कर्व नहीं होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये लीनियर ग्राफ होगा अगर हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करें तो। अब तुम देखो ये जो कर्व है जो कि स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है, लीनियर है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो उस टेंजेंट की जो स्लोप है वो प्रत्येक इंस्टेंट ऑफ टाइम में क्या है, सेम है। ऑल द टाइम वो टाइम एक्सिस के साथ थीटा एंगल ही बना रही है, ठीक है। नतीजा क्या होगा कि हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पॉइंट पर, प्रत्येक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक टाइम के करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ है उस ग्राफ पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट जो है वो सेम वैल्यू रखता है, यानी कि वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लीनियर आने का कारण यही है, ठीक है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। अब हम यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन की बात कर रहे हैं। मान लो कि बॉडी मूव कर रही है, गाड़ी मूव कर रही है, ब्रेक लग गया और वो एक कांस्टेंट रेट से जो है अपनी स्पीड को डिक्रीज करते जा रही है, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस प्रकार का होगा। ध्यान देना, ये कर्व जो है इस तरह का शक्ल लेगा। इस तरह का शक्ल क्यों लेगा समझो। चलो इस कर्व के एक टाइम t1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट p1 लेते हैं और कोई टाइम t2 के कॉरस्पॉन्डिंग हम पॉइंट Q ले रहे हैं। तो पॉइंट P पहले अटेन किया गया है कर्व का, पॉइंट Q बाद में अटेन हुआ है। तो P पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो तुम देखो ये टेंजेंट जो है यहाँ पर है, तो ये टेंजेंट मान लो कि θ1 एंगल बना रहा है, ठीक है।
तो कुछ देर के बाद जब ग्राफ का क्यू पॉइंट अटेंड किया जा रहा है तो क्यू पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये इस टेंजेंट के द्वारा विथ टाइम एक्सिस बनाया गया एंगल मान लो कि θ2 है, तो ये क्लियर है कि θ2 जो है θ1 से कम होगा, θ2 कम होगा θ1 से, तो tan θ2 भी tan θ1 से कम होगा, और tan थीटा क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो हम कह सकते हैं कि v2 जो होगा वो v1 से कम होगा, यानी p पॉइंट पर जो वेलोसिटी है v1 इसके मुकाबले v2 जो होगी वो कम होगी। कारण समझ गए होगे, क्योंकि q पॉइंट पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट के द्वारा उसका जो स्लोप है वो p पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट के स्लोप से कम है, तो पॉइंट q पर जो वेलोसिटी है वो भी p पॉइंट के मुकाबले कम हो जाएगी। और ऐसे ही आगे और किसी पॉइंट पर हम ड्रॉ करेंगे तो हम पाएंगे कि स्लोप और कम हो गई। ठीक है, आप ग्राफ से चेक कर सकते हो। यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते जा रही है और मोशन जो है यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन का केस है। चलो अब और क्या कर सकते हैं हम भाई, ये जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग लर्न किया उसकी मदद से फिजिक्स में और क्या कर सकते हैं, तो तुम देखो करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो आप जानते हो 9th क्लास के नॉलेज से वो एक और बात मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर अभी तक हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन के लिए, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें तो वीटी ग्राफ का जो रूपरेखा है एक ऐसे मोशन के लिए जिसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सीलरेशन खुद लगातार बढ़ रही है, तो वो इस प्रकार की रूपरेखा लिए होगा। ठीक है, एक ऐसी मोशन जिसमें एक्सीलरेशन लगातार चेंज कर रहा है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो उसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें, डिस्प्लेसमेंट टाइम नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वो इस तरह की रूपरेखा ली होगी। आप देखो बी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया इसके स्लोप के मुकाबले क्यू पॉइंट पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट का स्लोप ज़्यादा है, यानी कि पी पॉइंट पर एक्सेलरेशन जो होगी उसके मुकाबले क्यू पॉइंट का एक्सेलरेशन अधिक होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर ड्रॉ किए गए किसी पॉइंट पर टेंजेंट का जो स्लोप है वो एक्सीलरेशन देता है। ठीक है, यानी कि क्यू पॉइंट का एक्सीलरेशन जो है पी पॉइंट के एक्सीलरेशन से ज़्यादा होगा, यानी कि एक्सीलरेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। अब देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का केस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जब रहे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है लीनियर रूपरेखा लिए रहता है, ये देखो इस तरह का। क्यों भाई? तो हर पॉइंट पर किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में अगर हम बात करें तो ग्राफ के किसी पॉइंट पर ड्रॉ किया गया जो टेंजेंट है वो ये सेम स्लोप रखे हुए है tan थीटा के इक्वल, इसलिए हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जो कि dv/dt है, जो कि एक्सीलरेशन कहलाता है, जो कि किसी भी पॉइंट पर ग्राफ के ड्रॉ किए गए टेंजेंट के स्लोप के बराबर होगा, उसके इक्वल है, और ये सभी स्लोप्स इक्वल हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन भी जो है प्रत्येक इंस्टेंट ऑफ टाइम में कांस्टेंट है। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ की रूपरेखा आपकी ऐसी लीनियर रहेगी। अगर मान लो कि एक्सीलरेशन लगातार डिक्रीज होते जाए, ठीक है, तो इस तरह का वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा, इस तरह का कर्व लिए हुए। आप देखो पी पॉइंट पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट जो है उसका स्लोप ज़्यादा है, आगे किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम t2 में ये पॉइंट q पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट जो है वो कम एंगल बना रहा है टाइम एक्सिस के साथ, यानी कि स्लोप कम है, यानी कि एक्सीलरेशन जो है q पॉइंट का p पॉइंट के एक्सीलरेशन से कम है, यानी कि एक्सीलरेशन लगातार कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये वो केस हुआ जो जिसमें एक्सीलरेशन लगातार डिक्रीज हो रहा है। इस फर्स्ट केस में एक्सीलरेशन लगातार इंक्रीज हो रहा है, ये सेकेंड बी केस जो है जिसमें एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म रहा हमारा। तो आप देख रहे हो कि ये जो कंसेप्ट है इसका हम कैसे फिजिक्स में इस्तेमाल कर पा रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे इस पर बेस्ड, उससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। अब देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। Two straight lines drawn on the same displacement time graph makes angles 30 degree and 60 degree with time axis। दे रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो बनाया गया है, दो स्ट्रेट लाइन के द्वारा दिखाया गया है। क्लियर है? एक ए है, दूसरा बी है।
ए जो है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है विद टाइम एक्सिस एंड बी जो है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। पूछा गया है कि विच लाइन रिप्रेजेंट्स ग्रेटर वेलोसिटी, इनमें से कौन सा ग्राफ जो है, कौन सा लाइन जो है अधिक वेलोसिटी शो कर रहा है। फिर उसके बाद पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टू वेलोसिटीज, इन दोनों व्हीकल्स के जो भी हैं उनके वेलोसिटीज का रेशियो क्या होगा। तो साफ दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप चूंकि वेलोसिटी मेजर करता है और स्लोप का मतलब tan थीटा, तो जो ज़्यादा एंगल बनाएगा तो साफ दिख रहा है कि B जो है ग्रेटर एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, तो B की जो वेलोसिटी है वो A के वेलोसिटी के मुकाबले अधिक होगी। tan 60 चूँकि tan 30 से ज़्यादा होता है, इसीलिए B जो है ग्रेटर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब इनकी वेलोसिटीज़ का रेशियो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, VA अपॉन VB करने के लिए, तो दिस इज इक्वल टू tan 30 अपॉन tan 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू tan 31 बाई √3 होता है, tan 60 √3 होता है, तो ये हो गया √3 इंटू √3 आपका 3 हो गया। तो दिस रेशियो इज एक्चुअली 1:3। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। एक कर्व दे रखा है हमें, एक फंक्शन दे रखा है y एज ए फंक्शन ऑफ x, और इसके लिए जो भी कर्व आएगा, कर्व हमें प्लॉट नहीं करना है। ये इस इक्वेशन को गौर से देखिए आप लोग। अब आपको ये उन पॉइंट्स का पता करना है इस कर्व के ऊपर जहाँ टेंजेंट जो है, जहाँ ड्रॉ किया गया टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, क्वेश्चन समझ गए। एक कर्व हमें दे रखा है y एज ए फंक्शन ऑफ x, इसका कुछ ग्राफ होगा, जो ग्राफ हमें प्लॉट करने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही वो पूछा है हमसे। हमें उस ग्राफ के उन पॉइंट्स का पता करना है, मतलब उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं जिन पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए अगर, तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। कहने का मतलब कि मान लो कि इस तरह का कर्व आता है, इस तरह का कर्व आ गया, तो तुम देख रहे हो ना कि ये इधर y अगर हम ले, इधर x शो करें, तो ये पॉइंट तुम देखो ये पैरेलल हो गया कि नहीं, ये एक्स एक्सिस के, ये पॉइंट पैरेलल हुआ कि नहीं एक्स एक्सिस के, ये पॉइंट पैरेलल हुआ कि नहीं एक्स एक्सिस, इस पॉइंट पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट पैरेलल हुआ कि नहीं एक्स एक्सिस के। तो हमें इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, समझ गए होगे। तो कैसे क्या करेंगे, तो सबसे पहले dy/dx निकालते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करें। ठीक है, क्योंकि dy/dx किसी पॉइंट पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट के स्लोप देता है, तो dy/dx कितना हो जाएगा, तो 3x² हो गया, पावर रूल लगा करके, -2x -1 हो गया, कांस्टेंट 3 का 0 हो गया। अब सिंस द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब ये जो टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, तो ये एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल बना रहे हैं, इनके द्वारा बनाया गया एंगल जो है वो 0 होगा। ये सभी जो भी है इनके द्वारा बनाया गया एंगल इन टेंजेंट्स के द्वारा इन पॉइंट्स पर 0 होगा, तो इनका जो स्लोप होगा वो भी 0 होगा। क्यों, क्योंकि स्लोप मतलब tan थीटा मतलब tan 0 = 0, और ये tan थीटा तो dy/dx के बराबर होता है। इन पॉइंट्स पर dy/dx की वैल्यू जो है इन टेंजेंट्स के स्लोप के द्वारा मेजर करी जाती है, तो स्लोप तो 0 हो गया, तो dy/dx को 0 होना पड़ेगा। तो ये जो dy/dx के लिए हमने एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया है। ठीक है, तो अब जहाँ जहाँ स्लोप 0 होंगे, जहाँ जहाँ ये टेंजेंट्स जो है पैरेलल होंगे एक्स एक्सिस के, तो dy/dx को 0 होना पड़ेगा, तो इसको हम 0 कर देते हैं। तो 3x² - 2x - 1 जो है उन सभी पॉइंट्स पर 0 होगा जहाँ टेंजेंट्स जो हैं एक्स एक्सिस से पैरेलल होंगे, तो 3x² - 2x - 1 को 0 होना पड़ेगा उन सभी पॉइंट्स पर जहाँ जहाँ टेंजेंट्स जो हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, -2x को -3x + x भी लिखा जा सकता है, तो ये बन गया आपका =0। फिर इसको शॉर्ट कर दिया हमने, तो इसमें 3x कॉमन लेकर के 3x + 1 × x - 1, ये हमारे क्या हो गए, ये फैक्टर्स हो गए, इसको 0 होना होगा। यहाँ से x की वैल्यू या तो 1 होगी या -1/3 होगी। ऐसे 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ऐसे x के 2 वैल्यूज मिल रहे हैं, 1 एंड -1/3, जहाँ पर ग्राफ के पॉइंट पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट जो होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी कि dy/dx जो है 0 होगा। अब उनके y कोऑर्डिनेट्स भी जानने की कोशिश करते हैं 1 और -1/3 पर। तो अब फर्स्ट इक्वेशन जो है, जो y की वैल्यू देता है,
तो उसमें हम पुट कर देते हैं, एक बार x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, दूसरी बार -1/3 देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y क्या आता है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये y इज इक्वल टू 1³ - 1² - 1 + 3 दिस इक्वल टू 2। अच्छा, दूसरा तो y की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पर y इज इक्वल टू 2। तो ये एक कोऑर्डिनेट मिल गया हमें एक पॉइंट का 1 और 2, ठीक है। x कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 1 एंड y कोऑर्डिनेट 2, ये वो कोऑर्डिनेट है जहां पर dy/dx की वैल्यू 0 होगी। अच्छा, दूसरा रिजल्ट हमारा x इज इक्वल टू -1/3 आई है, इसको पुट करते हैं इसी इक्वेशन में, तो y की वैल्यू हो जाएगी इतने -1/27 -1/9 + 1/3 + 3 दिस इज इक्वल टू 3 and 5/7। तो हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या क्या हो गए 1 and 2 एंड -1/3 and 3 and 5/7 27। ये दो पॉइंट्स हो गए ग्राफ के, जिन पॉइंट्स पर ड्रॉ किया गया जो टेंजेंट होगा उसका जो स्लोप है वो 0 होगा और वो टेंजेंट्स जो हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे। एक तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए व्हीकल इज शोन इन फिगर। एक गाड़ी चल रही है कोई, उस मोशन में है, उसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखाया गया है। उसके लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें प्लॉट करना है, ठीक है। तो आप देखिए इसको, वेलोसिटी इधर शो किया गया, टाइम इधर, देखो 2.5 सेकेंड तक ग्राफ जो है लीनियर आगे बढ़ रहा है, ये ऐसा साफ दिख रहा है कि एक्सीलरेशन हो रहा है। फिर 2.5 सेकेंड से ये 2.5 सेकेंड है, फिर 2.5 सेकेंड से लेकर के 5 सेकेंड तक आप देखो ए बी ग्राफ जो है बिल्कुल पैरेलल है इस टाइम एक्सिस के, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ और वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड अटेंड करके ये मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी दिखाया गया है। तो 20 मीटर पर सेकंड तक वेलोसिटी चली गई। तो क्या हुआ, फर्स्ट 0 to 2.5 सेकंड तक वेलोसिटी 0 से बढ़ के 20 मीटर पर सेकंड तक हुई, और तुम देख रहे हो कि यहाँ पर थीटा जो है कांस्टेंट है, ग्राफ लीनियर है, साफ दिख रहा है कि एक्सेलरेशन यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट रहा होगा। अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे इस tan थीटा की वैल्यू ऑब्टेन करके परपेंडिकुलर बाई बेस करके। फिर 2.5 से लेकर 5 सेकंड तक ग्राफ ए बी पैरेलल रहा टाइम एक्सिस के, मतलब किसी तरह का एक्सेलरेशन नहीं हुआ। फिर 5 से लेकर 7 सेकंड के बीच रिटार्डेशन हुआ है, तुम देखो डी एक्सेलरेशन हुआ है, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से 0 हो गई है फाइनली। तो अब इनके लिए ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहा। इस गिवन टाइम इंटरवल में हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, तुम देखो यहाँ एक्सेलरेशन 0 रहा, कारण समझ रहे होगे। यहाँ पर एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी रही है, ये तो पॉजिटिव रहा, ये भी देख रहे हैं। यहाँ ए की वैल्यू नेगेटिव रही। अब हम इन एक्सीलरेशंस और रिटार्डेशंस की वैल्यू निकालते हैं। तो 0 से लेकर के 2.5 सेकंड तक जो एक्सीलरेशन रहा, तो एक्सीलरेशन कैसे मेजर करेंगे, स्लोप ओ ए की जो स्लोप होगी वो, तो कितना हो जाएगा स्लोप भाई, तो परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कहें तो ये 20 मीटर पर सेकेंड -0 परपेंडिकुलर, ये बाई बेस कहें तो 2.5 - 0, ये हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन जो है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन एक्चुअल में रहा है। ये निकल गया हमारा, ये काम आएगा हमें ग्राफ बनाने के लिए। अच्छा, टाइम 2.5 to 5 सेकेंड आपने देखा वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन 0 रहा, यहाँ एक्सीलरेशन 0 है। फिर लास्ट में देखते हैं ये 5 to 7 सेकंड के बीच एक्सेलरेशन नेगेटिव रहा, और इसका यहाँ जो है इसकी वैल्यू है रिटार्डेशन की, स्लोप जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20, तो 0 - 20 अपॉन टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम 7 - 5, ये हो गया आपका -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पर रिटार्डेशन की वैल्यू आ गई -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डेटाज हमें हेल्प करेंगे ग्राफ बनाने में। तो इस इंटरवल ऑफ टाइम में एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहा, और कितना रहा, देखो यहाँ पर 0 से लेकर के 2.5 सेकेंड तक जो है एक्सीलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट रहा। तो ग्राफ कैसा जाएगा, टाइम एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जाएगा। तो यहाँ तक ग्राफ आप ये दिखा दोगे। फिर 2.5 से लेकर के 5 सेकेंड तक जो है बिल्कुल क्या रहा, 0, ये 0, यहाँ पर एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है, 0 है। और फिर तुम देखो 5 से लेकर 7 सेकंड के बीच जो ग्राफ है वो नेगेटिव में जाएगा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सीलरेशन की वैल्यू। ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ हम शो कर रहे हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग एक्सीलरेशन शो कर रहे हैं। अगर एक्सीलरेशन हुआ है तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, रिटार्डेशन डी एक्सीलरेशन रहा तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो तुम देखो लास्ट 2 सेकेंड्स में जो है रिटार्डेशन हुआ एक्चुअल में, और उस रिटार्डेशन की जो मैग्नीट्यूड है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रही है। तो ये हम पुट करें तो 5 to 7 सेकंड के बीच ए की वैल्यू हमें -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिखाएंगे, और इसको पैरेलल दिखलाएंगे, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ये एक्चुअल में 3 स्टेप में लैडर लाइक स्टेप जैसा ये ग्राफ आता है। और
आप समझ गए होंगे। अब कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं आपको, ये 4 क्वेश्चंस, इनको आप लोग कर जाइएगा। उम्मीद है आपने समझा होगा। कहीं भी प्रॉब्लम हो, डाउट्स है, आप लोग फ़ोन पर पूछ लीजिए और व्हाट्सअप कर दीजिए। लेकिन जो दिए गए होमवर्क है उनको ज़रूर कीजिए, अधिक से अधिक बच्चे जुड़े, ये हम चाहेंगे। सिर्फ 4 बच्चों का अटेंडेंस आज ज़रा भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।